जिंदगी बहुत हसीन है, जो कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की दौड़ में, जो जिंदगी की भीड़ में एक दिन सीना तान कर खड़ा रहता है, उसी के आगे जिंदगी सर झुकाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी रिसर्च सेंटर पर। तो चलिए, आज जो हम लोग है पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति का सेकेंड पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं और हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट को। तो आज हम लोग इसको बिना देर किए शुरू करते हैं और पढ़ने में आपको बेहतरीन मजा आने वाला है, यह हमारा वादा है। क्योंकि आज का कंटेंट ही कुछ इतना बेहतरीन है कि जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही कंटेंट ऑफ द किंग के नाम से भी शायद कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? देखिए, राष्ट्रपति जो है ये आपका भाग 5 में दिया गया है। पिछले भी पार्ट में हम बताए हुए थे कि राष्ट्रपति भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 में संविधान में क्या है? संघ का वर्णन है। भाग 5 में संघ का वर्णन है और उसी में जो है संघ की कार्यपालिका प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। तो जो भाग 5 में ही हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद की, अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक होगा? 52 से 62 तक। अब देखिए, 52 से 62 तक जो आर्टिकल दिया गया है, इसमें हमने 2 आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। एक है था 52 जिसमें राष्ट्रपति के पदों का वर्णन था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 जिसमें कार्य एवं शक्तियां थी, जिसमें ये दोनों आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्य एवं शक्तियां में मैंने देखा, हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो है विधायी शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्तियां थी, सैन्य शक्तियां थी, न्यायिक शक्तियां थी और अन्य आपातकालीन शक्तियां भी थी। तो उन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज निर्वाचन के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसके अलावा क्या है? संवैधानिक प्रधान होता है, यानी संविधान में इसको सर्वोच्च पद प्राप्त है। किनको? राष्ट्रपति को। संवैधानिक प्रधान होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के द्वारा की गई समस्त कार्रवाई, संधि, समझौता या फिर कोई भी कानून बनाना होता है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? संवैधानिक प्रधान बोलता है। इसके अलावा देखिए क्या है कि यह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख इसलिए होता है क्योंकि मंत्री परिषद द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संवैधानिक रूप से भले ही राष्ट्रपति को प्रधान बना दिया गया है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन के बारे में, जो कि अनुच्छेद 54 में दिया गया है। उसके अलावा भी अलग अलग अनुच्छेदों में जो है उनकी अलग अलग जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी प्रक्रिया है वो वर्णित किया गया है। हम लोग सभी को पढ़ते चले जाएंगे एक एक करके। तो अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 54 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 54 में जो निर्वाचन का प्रोसेस है, निर्वाचन के प्रोसेस में जो है ये प्रोसेस कौन करवाएगा, ये प्रक्रिया कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, ईसीआई करवाएगा। अब जब निर्वाचन जो है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, जो कि अन्य कई सारे भी निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाए जाते हैं, उसमें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होगा। अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। तो ये क्या होता है समझ लीजिए, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा और उसमें गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान यानी जब उस मतदान के दौरान जो है किसी को ये नहीं पता कि कौन किसको मत दे रहा है। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब क्या हुआ कि जनता जब सीधे चुनती है, जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में होता है, तो वहां पर जनता सीधे चुनती है प्रतिनिधि को, तो वो हो गया प्रत्यक्ष मतदान यानी प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है उनके द्वारा राष्ट्रपति जी को चुना जाता है, तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मतदान कराता है वो कैसा कराता है? अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पदों के लिए। उसके बाद देखिए, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान जो करेगा तो वो कौन करेगा? यानी निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, यानी जो निर्वाचन में प्रक्रिया में भाग लेगा। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे निर्वाचक मंडल में। उसका देख लीजिए कि निर्वाचक मंडल जो है उसमें कौन कौन से शामिल होंगे? तो लोकसभा के सदस्य यानी एलएस शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए आरएस यानी राज्यसभा के सदस्य होंगे। उसके अलावा देखिए वीएस यानी विधानसभा के सदस्य। लेकिन ये जो सदस्य होंगे ये क्या होंगे? निर्वाचित होंगे।
कैसे सदस्य होंगे? निर्वाचित। इसका मतलब है कि मनोनीत नहीं होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। कौन से सदस्य होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जो 28 राज्य है, उन सभी राज्यों का जो निर्वाचित सदस्य होगा, उन सभी राज्यों का जो विधानसभा सदस्य होगा, वो सभी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा है आपका 2 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन? तो दिल्ली, टोटल यूनियन टेरिटरीज है कितना? अभी 8 है, जिसमें से 2 भाग लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है? विधानसभा है। तो दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में जो विधानसभा है, उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में। ये किस अधिकार के तहत दिया गया? कब दिया गया इनको? तो ये दिया गया 70वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया, 1992 द्वारा दिया गया। तो हम लोग क्या देखें कि जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, इसमें अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होगा। उसमें निर्वाचक मंडल जो होंगे, यानी जो राष्ट्रपति को चुनेंगे, उसमें कौन कौन से होंगे? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के भी सदस्य होंगे। कौन से? विधानसभा के। 70वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को यह अधिकार दिया गया। उसके अलावा देखिए, विधान परिषद के सदस्य भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को अधिकार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं दिया गया है। तो ये था राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया। इसको मिटा रहे हैं। तो निर्वाचन की प्रक्रिया में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस प्रकार से होता है। इसके पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें लोकसभा का जब हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक को, तो उसमें आपको बताया था कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम होता है। अब फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है? पहले खंबा छूने की नीति, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो पहले खंबा छूने की नीति क्या है? तो पहले खंबा की छूने की नीति यह है कि मान के चलिए किसी भी चुनाव में जो है 3 या 4 जितने भी सदस्य चुनाव लड़ते हैं, जो भी नॉमिनेशन देते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा मत जिसको प्राप्त हो जाए, यानी कोई निश्चित मत का डिसाइड निर्वाचन आयोग नहीं करता है, बल्कि जो सबसे ज्यादा मत जिसको प्राप्त हो जाता है, उसी को क्या करता है कि वो चुन लिया जाता है, यानी विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह सिस्टम नहीं है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोटा सिस्टम है। अब कोटा सिस्टम क्या है? देखिए, कोटा सिस्टम जो है ये मोर देन 50% होना चाहिए। क्या? वोट। कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार को विजेता तभी घोषित किया जा सकता है जब उसके वोट की वैल्यू जो है कितनी होगी? कम से कम 50% और उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी मोर देन 50% होनी चाहिए। तो ये कैसे निर्धारित होता है? तो कुल वैध मत, यानी कुल वैध मतों की संख्या और उसका बट्टे 2 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, यानी जितने वैध मत होंगे उसका हाफ, और उससे कम 1 ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कितना भी हो, लेकिन कम से कम 1 तो ज्यादा होना ही चाहिए। इस तरह हम लोग कोटा डिसाइड करते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में। इसमें एक टर्म और आता है कि समानुपातिक एवं एकल हस्तांतरणीय प्रणाली। समानुपातिक एवं एकल हस्तांतरणीय प्रणाली। ये क्या है? देखिए, समानुपातिक एवं एकल हस्तांतरणीय प्रणाली क्यों इसमें अपनाया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में? तो इसमें होता यह है कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है इंडिया में वो 4120 है। जब सभी विधानसभा के सदस्यों को आप जोड़ेंगे तो वो 4120 आएगा। उसके अलावा देखिए, अगर सभी लोकसभा और राज्यसभा जो संघ स्तर पर है उनके सदस्यों की संख्या जोड़ेंगे तो 776 होगा। 776 कहां से आया? तो 543 हो गए निर्वाचित लोकसभा के और 233 निर्वाचित हो गए आपके राज्यसभा के। जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 776। तो समानुपातिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों का जो वैल्यू है वो एक समान हो जाए, यानी जितने वो 4120 विधायकों की संख्या का जो वैल्यू होगा, यानी वोटों का जो
अनुपात होगा उतना ही अनुपात किसका होना चाहिए, 776 सांसदों का होना चाहिए। तो इस प्रकार इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 4120 जो विधायक होंगे और 776 जो सांसद होंगे उनके मतों की वैल्यू बराबर हो, इसलिए हम लोग समानुपातिक प्रणाली अपनाते हैं। यानी कि इस अनुपात में कर देते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है वो मतों की बराबर हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली। एकल हस्तांतरणीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुन करके आए हैं उस क्षेत्र की समस्त जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो अकेले वोट करता है। जैसे जिस निर्वाचन क्षेत्र से मान के चलिए विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, एमएलए निर्वाचित हुए, तो वो उस क्षेत्र की समस्त जनता के प्रतिनिधि के रूप में खुद स्वयं वोट करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो इसीलिए उसको बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय प्रणाली, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा सारा वोट हस्तांतरण कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये था हमारा निर्वाचन की प्रक्रिया। अब हम आगे देखेंगे पदावधि क्या होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो क्या होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो क्या है, 5 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। लेकिन ये 5 वर्ष कब होगा, ये 5 वर्ष उस दिन से होगा जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ ले लेगा। मान के चलिए जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो भी प्रेजेंट में राष्ट्रपति है वो रिटायर होने वाले होते हैं, वो पद छोड़ने वाले होते हैं, उनके पद छोड़ने से पहले ही निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाती है, पूर्ण कर ली जाती है। लेकिन जब निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद भी जो राष्ट्रपति नए चुने जाते हैं उनका कार्यकाल शुरू नहीं होता है। उनका कार्यकाल तब शुरू होता है जब उनको शपथ दिला दिया जाता है। उनके शपथ दिलाने के साथ ही उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है, जो अगले 5 वर्ष तक चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष फिक्स है, उसके पहले भी वो हट सकते हैं। तो हटने का 2 विधि है। पहला तो यह है कि त्यागपत्र। त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। अब देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, उसमें फिर पूछेगा उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, तो वो राष्ट्रपति को देता है। यानी दोनों एक दूसरे को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। तो ये तो हो गया त्यागपत्र। अगर मान के चलिए त्यागपत्र नहीं दे रहा है, उसके अलावा भी राष्ट्रपति को पहले पद छोड़ना पड़ सकता है अगर सदन महाभियोग लगा दे उस पर। तो महाभियोग जो लगाएगा, महाभियोग द्वारा जो हटाया जाएगा वो हम लोग अनुच्छेद 61 में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ ये जान लीजिए कि या तो त्यागपत्र द्वारा या महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन जो उसकी सामान्य अवधि होती है वो कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। लेकिन हमारे देश में 5 वर्ष है, अन्य कई बहुत सारे अन्य देशों में अलग अलग प्रकार की अवधि निर्धारित है। जैसे कहीं 6 वर्ष है तो कहीं 4 वर्ष है। जैसे अमेरिका जो है आप देख रहे हैं वहां पर क्या है कि 4 वर्ष ही निर्धारित किया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। लेकिन हमारे देश में जो है वो 5 वर्ष है। और 5 वर्ष कब है, शपथ ग्रहण करने की तारीख से, यानी जब से वो शपथ ग्रहण करेगा उस तारीख से अगले 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। उसके अलावा देखिए क्या है, अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 57, जिसमें से पुनर्निर्वाचन है। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या हुआ कि दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी भी बार चुना जा सकता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में क्या है, अधिकतम 2 ही बार है। अमेरिका जैसे देशों में अधिकतम 2 ही बार निर्वाचित हो सकता है। वहां के संविधान के अनुसार मात्र वहां के जो कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे वो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की है, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन हर बार उसको निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है। यानी निर्वाचन की प्रक्रिया के अनुसार ही वो हर बार चुना जाएगा, चाहे वो कितनी भी बार पदों पर आ सकता है। तो ये था आपका पुनर्निर्वाचन। अब देखिए क्या है कि इसके बाद है पुनर्निर्वाचन के बाद, पुनर्निर्वाचन में एक पॉइंट और है कि देखिए एक बार जो है क्या हुआ था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव बीबी गिरी के समय में चल रहा था, जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे, उस समय क्या हुआ था, द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। द्वितीय चक्र की मतगणना इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि प्रथम चक्र में जो है वो उनको जो 50% एंड मोर देन कोटा जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, उसमें ये बताना था
कि जो 50% एंड मोर देन जो वोट था वो राष्ट्रपति बीबी गिरी को नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया था? क्योंकि उसका कारण ये था कि देखिए 1950 में जब पहला चुनाव हुआ था 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, तो उसमें 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक थे। 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक थे। तो इससे क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। तो इसके वजह से क्या होता था कि वो कोटा कभी कभी फुल नहीं हो पाता था, जो कोटा 50% एंड मोर का था। तो बीबी गिरी के समय में ये देखने के लिए मिला। तो उसके बाद जो हालांकि प्रेजेंट में जो प्रस्तावक और अनुमोदक है 50-50 है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी 50-50 है। तो प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ, बीबी गिरी के समय में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी, यानी प्रथम चक्र में जो है ये पता नहीं चल पाया, यानी 50% एंड मोर देन वोट जो है किसी भी कैंडिडेट को नहीं आया। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे प्रथम चक्र में मान के चलिए 5 कैंडिडेट है और 5 में से किसी को भी 50% मोर देन कोटा नहीं आया, तो सबसे नीचे जो सबसे कम वोट प्राप्त वाले व्यक्ति हैं उनको दूसरे चक्र में हटा दिया जाता है और फिर से मतगणना की जाती है। तो ये कब हुआ था? बीबी गिरी के समय में हुआ था। बीबी गिरी के समय में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। अब हम उसके आगे देखेंगे योग्यता क्या है। तो जो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है वो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो योग्यता जो है सबसे पहला है कि नागरिक हो। नागरिक कहाँ का होना चाहिए? भारत का। कहाँ का नागरिक हो? भारत का। अब देखिए यहां पर नागरिक की जब हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि कहीं बाद में भी अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है भारत की तो वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो भी लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देशों में क्या है कि उनके पास भारत की नागरिकता हो, चाहे वो जन्म से हो, देशीयकरण से हो या फिर वो जन्म के बाद ग्रहण की गई हो, तो वो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए भारत का। उसके अलावा है उनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। तीसरा है, पहला था ये दूसरा है, और तीसरा है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। और चौथा है कि लाभ के पद पर नहीं हो। के पद पर नहीं हो। तो ये 4 योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में कि वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक इन द सेंस जन्म से भी हो सकता है, देशीयकरण से भी हो सकता है, या फिर वो भारत की नागरिकता ग्रहण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। तो कोई भी होना चाहिए लेकिन भारत के नागरिक हो। उसके अलावा उसकी उम्र जो 35 वर्ष हो, लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर नहीं हो। अगर ये सभी योग्यताएं किसी भी नागरिक में है तो वो जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ योग्यता है, क्योंकि ये इन सारी योग्यताओं के आधार पे तो है बहुत सारे कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन इसलिए जो है ज्यादातर कैंडिडेटों को ऐसा हो कि जो कुछ वैलिड कैंडिडेट ही राष्ट्रपति के चुनाव में आ पाए, तो उसके लिए जो है और भी योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देख रहे थे प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में। तो जो अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव के में प्रस्तावक और अनुमोदक जो है वो कितने होना चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदक ये होना चाहिए 50-50। जबकि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे जब राष्ट्रपति का पहली बार चुनाव हो रहा था तो उस समय पर प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 2-2 होनी चाहिए थी। लेकिन अभी 50 प्रस्तावक होगा और 50 अनुमोदक होगा, तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकता है। अब प्रस्तावक और अनुमोदक क्या क्या होता है? मान के चलिए कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या है कि 50 सांसदों को जो है प्रस्तावक के रूप में तैयार करेगा। यानी 50 सांसद राष्ट्र निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव करेंगे कि इस कैंडिडेट को जो है हम सपोर्ट करते हैं, तो वो तो प्रस्तावक हो गए। उसके बाद क्या होता है कि जब लिखित सहमति उन 50 के द्वारा या फिर कोई भी 50 सांसदों के द्वारा दे दी जाती है तो उसको बोलेंगे अनुमोदक, यानी उसने अनुमति दे दी
50 सांसदों ने, तो 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। जब सहमति दे दी जाती है तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो जिसे भी इतने सांसदों के द्वारा जो है पसंद किया जाएगा वही व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। तो इससे क्या हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वैलिड कैंडिडेट्स आने लगे, यानी ऐसे कैंडिडेट्स आने लगे जिसको कि सांसदों का समर्थन प्राप्त था। तो इससे क्या हुआ कि जो कोटा सिस्टम राष्ट्रपति के चुनाव में निर्धारित किया गया है उसको में जो निर्वाचन आयोग को जो है उसमें मतदान कराने में आसानी होने लगे, क्योंकि जो कैंडिडेट्स की संख्या थी वो कम होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि शर्तें क्या क्या हो, जिसको मिटा रहे हैं हम लोग। तो शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए शर्त कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो पहला तो शर्त यह है कि जमानत राशि जो है वो 15,000 रुपया होना चाहिए। कितना? 15,000। जमानत राशि 15,000 रुपया जमा होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है वो पागल नहीं हो। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा है वो दिवालियापन भी ना हो। दिवालियापन ना हो कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी जो जमानत राशि जो है, जो शर्त है वो क्या क्या शर्त है, तो जमानत राशि जो है वो 15,000 होनी चाहिए, पागल नहीं हो, उसके साथ साथ दिवालियापन भी नहीं हो। तो जो 15,000 जमानत राशि है, मान के चलिए अगर इस चुनाव में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको 1/6 वोट प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि क्या होगी, जब्त हो जाएगी। और अगर कोई कैंडिडेट 1/6 मत प्राप्त कर लेता है तो उनकी जमानत राशि उसको लौटा दी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहला जो कंडीशन है, पहला जो शर्त है वो क्या है कि 15,000 रुपया जमानत राशि होनी चाहिए। दूसरा शर्त है कि वो पागल नहीं हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो, यानी कि वो किसी भी प्रकार से उसकी जो है मानसिक स्थिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कि दिवालियापन नहीं होना चाहिए। दिवालियापन क्या होता है? दिवालियापन ये है कि मान के चलिए आपने जैसे किसी बैंक से लोन ले लिया है और आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, लोन जो बैंक है वो आपको क्या कर दिया, डिफॉल्टर घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया, यानी कि आप क्या है एक तरह से कंगाल हो चुके हैं। तो उस परिस्थिति में भी जो है आप क्या है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग जो व्यक्ति हैं जो यहाँ से भाग करके लंदन चले गए, उसके अलावा विजय माल्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो लोग क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत में नहीं लड़ सकते हैं। तो दिवालियापन भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। अब देखिए ये 3 कंडीशन जो मुख्य रूप से दिए गए थे वो उसका चर्चा हम लोग आर्टिकल 59 में किए। अब अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ। जो अनुच्छेद 60 में शपथ है वो शपथ जो राष्ट्रपति को किसके सामने लेगा शपथ, तो जो शपथ है वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो है ये शपथ लेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन शपथ दिलाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब मान के चलिए ये भी अगर मौजूद नहीं है या किसी कारण से वो जो है वहां पर उपस्थित नहीं है तो इनके बाद के जो न्यायाधीश वरिष्ठ होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी तरह से पूछा जाता है कि शपथ कौन दिलाया जाता है। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के CJI शपथ दिलाते हैं। दूसरा इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपस्थित नहीं है तो किसके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग जैसे कि थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है या वो त्यागपत्र दे करके खुद भी हट सकता है। तो जो है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। तो महाभियोग जो किसी भी राष्ट्रपति पर लगेगा वो कैसे लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो कोई साधारण पद तो है नहीं कि आप कैसे भी जो है मान के चलिए 5 सांसद या 10 सांसद खड़े हो गए और उनको जो हटाने की मांग कर दी और वो हट गए, ऐसा तो होगा नहीं।
तो राष्ट्रपति जो पद है वो संविधान के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा पद है, तो उसको हटाने की भी प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है। लेकिन जब दोनों सदन में से किसी भी सदन को ये ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदय जो है अपने पद अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो इनको हटाया जाएगा वो दो कंडीशन पर हटाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन ये है कि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, यानी संविधानिक पदों को जो है संविधान के अनुसार नहीं चला पा रहा है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा यह है कि किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर काम कर रहा है, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर काम करेगा। तो अब देखिए क्या है कि दो कंडीशन पे इसको हटा सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर काम कर रहा है, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब देखिए, या तो लोकसभा में महाभियोग लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें क्या है कि मान के चलिए लोकसभा में महाभियोग के प्रस्ताव लाया जाता है, तो जो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा उसके पहले क्या किया जाता है कि लोकसभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा, मैंने क्या कहा कि दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सदन में जो है महाभियोग लाया जा सकता है, तो वो या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा, दोनों में से किसी में भी लाया जाएगा। लेकिन एक सदन द्वारा पारित करने के बाद दूसरे सदन द्वारा भी पारित किया जाता है, तभी महाभियोग लगता है। तो लोकसभा में जो महाभियोग लाया जाएगा उसके पहले 1/4 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करके क्या करेगा, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। किसको? राष्ट्रपति को। ये सूचना क्यों दी जाती है ये भी समझ लीजिए कि जो 14 दिन पूर्व जो 1/4 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है, तो इस अवधि के दौरान उसको ये अधिकार होता है कि या तो राष्ट्रपति खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सदन में उपस्थित होकर वहां के सदस्यों को, सदन के सदस्यों को जो है ये विश्वास दिलाए कि वो ना तो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है और ना ही विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर काम कर रहा है। तो उसके खिलाफ सदन अगर संतुष्ट हो जाता है तो महाभियोग का प्रस्ताव वहीं पर खत्म हो जाता है और नहीं आता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति या उसके प्रतिनिधि ये संविधान को सदन को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान का अतिक्रमण या विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर काम किया जा रहा है, तो सदन क्या करता है कि 14 दिन पूर्व जो उसको 1/4 सदस्यों द्वारा सूचना दी गई, उसके बाद क्या करेगा सदन कि 2/3 सदस्यों द्वारा यदि बहुमत पारित कर दिया जाए, 2/3 सदस्यों के बहुमत से सदन महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर दे। अगर मान के चलिए लोकसभा पारित कर दिया तो 2/3 सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा को भी पारित करना पड़ेगा। लोकसभा पारित कर दिया तो फिर राज्यसभा को पारित करना पड़ेगा। अगर दोनों ये सब इन प्रस्ताव को जो है अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों 2/3 बहुमत के द्वारा जो है अगर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो महाभियोग लग जाता है राष्ट्रपति के ऊपर और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो राष्ट्रपति जब पद छोड़ेगा तो फिर मान के चलिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो उसके जगह पर काम कौन करेगा, तो उसके जगह पर जो काम करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। जो राष्ट्रपति काम करेगा उसकी जगह पर तो राष्ट्रपति को उस दौरान जो है क्या क्या अधिकार और किस प्रकार से सुविधाएं प्राप्त होती है वो हम लोग अगले आने वाले चैप्टर उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे। लेकिन जो महाभियोग लगने के बाद जो रिक्त पद हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि उसके बाद जो है 6 महीने के अंदर जो है निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करके पुनः नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। एक चीज देखिए इस पार्ट में टॉपिक्स में ये छूट गया था हमारा कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है, जो कि हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े थे, जब राष्ट्रीय आपात लगता है युद्ध या बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में, तो उस दौरान क्या होता है आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 ये स्वतः निलंबित हो जाता है।
यानी राष्ट्रीय आपात लगने के साथ ही क्या होगा, आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर कोई भी दूसरा आर्टिकल जो है, जो मौलिक अधिकार में वर्णित है, उसको निलंबित किया जा सकता है। यानी ये दो पॉइंट यहां पर आ रहे हैं कि जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर किसी को भी राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के टॉपिक में जो है हम लोग ने ऊपर से लेकर के यानी आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक जो है इसके पदों के बारे में और इसकी शक्तियों के बारे में, निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में, योग्यता के बारे में, महाभियोग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आर्टिकल देखिए 62 छुटा हुआ है। ये 62 जो है ये पदावधि से ही संबंधित है, तो उसका वर्णन जो हम 56 में ही कर चुके हैं, इसलिए ये 52 से लेकर के 62 तक इसका कंप्लीट वर्णन कर दिया गया है इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक वीडियो, इस वीडियो को जो है तो लाइक के द्वारा जो है हमें बताने की कोशिश करें कि आपको पसंद आया या नहीं आया, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को एक बार जोर से प्रेस करना है, और जो सब्सक्राइब का लाल बटन होगा उसको भी एक बार उंगली से घुसेड़ देना है। समझ गए? मजाक में बोले। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, धन्यवाद, जय हिंद।